पत्रकार बंधु को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्कार। बजट इस सरकार की कार्य प्रणाली का एक प्रतिबिंब है। सरकार कैसे चल रही है, सरकार कौन सी दिशा में जा रही है, या तो सरकार का प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, ये बजट भाषण में प्रतिबिंबित होता है। इस बार एक साल तक देश की इकोनॉमी रुकी हुई थी। देश में लॉकडाउन था, कोरोना क्राइसिस थी। उसके बाद देश में फिर से आर्थिक गतिविधि कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़ाए। एक साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ माइनस हुआ था, उसको फिर से हम कैसे पटरी पे चढ़ाए और उसको कंपनसेट करें, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हमारे फिनांस मिनिस्टर ने इस साल जो बजट दिया है उसमें कई विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि देश में आर्थिक गतिविधि को तुरंत ही तेज करनी है तो सरकारी खर्च बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक संपत्ति मतलब रोजगारी बढ़ेगी। रोजगारी बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा आएगा तो खरीद शक्ति बढ़ेगी। खरीद शक्ति बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से रोजगारी बढ़ेगी और सरकार की तिजोरी में टैक्स भी आएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक गतिविधि तेज करने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाना और सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए दो फोकस किया गया है। एक, खर्च किस पर बढ़ाया जाए, तो उसमें हमारी प्राथमिकता इकोनॉमी को बूस्टअप करना है और रोजगार निर्माण करना है। रोजगार निर्माण करने के लिए पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। 1,18,000 करोड़ रुपीस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, जब हमारी सरकार 2014 में बनी थी तब 94,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। आज देश में 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तब रोजगारी का सृजन होता है और सरकारी खर्च बढ़ता है, क्योंकि उसमें सरकारी पूंजी भी लगती है। तो रोजगारी का निर्माण करके फिर से इकोनॉमी को बूस्टअप करना यह आवश्यक है। दूसरा दोस्तों, आपने सुना होगा ये देश में डेवलपमेंट की बात तो होती थी, लेकिन कभी हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हेल्थ, क्योंकि जिस देश के सिटीजन नागरिक हेल्दी नहीं होते, देश के युवा हेल्दी नहीं होते, तो ये देश हेल्दी नहीं होता। देश हेल्दी नहीं होता तो देश डेवलप कैसे होता। तंदुरुस्त भारत तंदुरुस्त डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। देश के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान के नागरिक की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ फैमिली को आयुष्मान भारत योजना की कवरेज में ले लेना, यानी कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना। यानी कि ओबामा ने आज से 6 साल पहले ओबामा केयर करके स्कीम निकाली थी और 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी, और सारे विश्व में ओबामा केयर करके उसकी योजना, उसकी स्कीम पॉपुलर हुई थी। दोस्तों, ये 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने हेल्थ केयर योजना निकाली। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब परिवार को 5 लाख तक
कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज भारत सरकार की तिजोरी से हो जाए, और छोटी बात नहीं है। देश में हेल्थ का बजट बढ़ा के 97 लाख से बढ़ा के 2,15,000 कर दिया। बहुत बड़ी बात है। देश के नागरिक हेल्दी होना चाहिए। रूरल, दूर सुदूर गांव तक हेल्थ एक्सेस होना चाहिए। लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा, और आपके स्टेट में भी जन औषधि स्टोर खुले हुए हैं। देश में 7,500 जन औषधि स्टोर के माध्यम से एफोर्डेबल और क्वालिटी और एकदम सस्ती मेडिसिन आज के दिन में लोगों को उपलब्ध हो रही है। हेल्थ सिक्योरिटी के लिए माई सेल्फ लुकिंग फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री एल्सो आज 1018 मेडिसिन की प्राइस हमने कैप कर दिया है। उसकी सीलिंग प्राइस हमने फिक्स कर दिया। उससे ज़्यादा पैसा कोई भी नहीं ले सकता है। कंपनी उसका प्रोडक्शन, उसके पर प्राइस ही उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती है। ऐसा करके स्टेंट, हार्ट में लगाने वाले स्टेंट, उसका प्राइस जो पहले 1,00,000 1.5 लाख रुपीज़ में मिलता था, आज वो 50-60,000 रुपीज़ में मिल रहा है। एकदम क्वालिटी स्टेंट लोगों को हार्ट में लगाने के लिए मिले। नी इम्प्लांट्स की भी प्राइस, सीलिंग प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है। कैंसर के मेडिसिन की भी प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है, और उसका लाभ जनता को मिले और देश के नागरिक का हेल्थ अच्छा रहे, उसके लिए 2,15,000 करोड़ रुपीस इस बार बजट में एलोकेशन किया है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इन्वेस्ट करना, जैसा रोड, इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, पोर्ट, इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, उस दिशा में हमने काम चालू किया है। वो ये है जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी एक ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सोनामुरा में भी होती है। रिवर का नाम क्या है? गोमती रिवर। एक गोमती रिवर पर आज के दिन में हमने एक छोटा फ्लोटिंग जेटी बनाई है। वहाँ टर्मिनल बनाना है इस साल ही, अगले दिनों में मुझे शिलान्यास करना है। इस बजट में हमने उसकी व्यवस्था की है। सोनामुरा से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से गोमती रिवर को जमुना रिवर में मिले, जमुना रिवर के माध्यम से हल्दिया से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 1,400 किलोमीटर बनारस, मीन्स आपके त्रिपुरा में आपका पाइनएप्पल फ्रूट सारे देश में आज पॉपुलर हो रहा है। उस सारे शेष भारत में यहाँ से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उपलब्ध हो। आपके यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, अगले दिनों में वाटरवेज कनेक्टिविटी, अगले दिनों में मीन्स यही साल में, ये बजट के में हमने प्रावधान किया है। इस साल में हम ये भी वाटरवेज कनेक्टिविटी भी हम सुनिश्चित कर देंगे, जिसके माध्यम से सोनामुरा से हम शेष भारत के साथ वाटरवेज के माध्यम से भी जुड़ जाए। सारा 4,000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज डेवलप हो रहा है। बनारस से हल्दिया 1,400 किलोमीटर, हल्दिया से सुंदरबन 200 किलोमीटर, सुंदरबन से जमुना रिवर 800 किलोमीटर, जमुना रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब आसाम 890 किलोमीटर, कुल मिलाकर 4,000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से मोटर ट्रांसपोर्टेशन अगले दिनों में स्मूथली चले। अंग्रेज पहले कलकत्ता क्यों आए थे? कलकत्ता इसलिए पहले आए थे, कलकत्ता में 2 रिवर का संगम होता है, एक ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरा गंगा रिवर। ये दोनों रिवर के माध्यम से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से वो आसाम तक ट्रेड करते थे, वहाँ उत्तर भारत तक ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, वाटरवेज का यूज़ करते थे। यही वाटरवेज पिछले दिनों में, पिछली सरकारों में, पिछले सालों में
उपेक्षित रहा, अभी वो अपेक्षित बना है मोदी जी की गवर्नमेंट में, और उसके पीछे जो खर्च होना है उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से होना है। आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने बजट भाषण में की है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत मतलब देश में आज $5 बिलियन का इंपोर्ट है, $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन का गैप है। एक गैप को दुरुस्त करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करना है। देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, देश में एक्सपोर्ट बढ़े, देश में इंपोर्ट कम हो, हमारी जरूरियात देश में ही प्रोडक्ट हो। उससे 3 फायदा होगा। देश में रोजगारी का भी निर्माण होगा, देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, देश के स्किल मैन पावर को काम मिलेगा, देश के स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और देश का पैसा देश में ही रहेंगे। इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 200 करोड़ तक का कोई भी ग्लोबल टेंडर भारत सरकार नहीं निकालेगी, वो इंडिया में से ही उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसका फायदा ये होगा कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाना है। कोविड वैक्सीन इंडिया में ही निर्माण हुआ और देश में आज फ्रंटलाइनर लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। आज के दिन में शायद 1 करोड़ के नियरेस्ट लोगों को लग चुका है। कि देश स्वावलंबी हो, देश दुनिया पर कम डिपेंडेंस हो। वर्तमान समय में हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हम किसी से कुछ इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए, देश में लोगों के में रोजगारी कैसे निर्माण हो, देश के युवाओं के हाथ में रोजगारी कैसे निर्माण हो। आज हिंदुस्तान में ब्रेन और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। आप दुनिया में जाके देखो, आप नासा में जाके देखो, 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन है। आप दुनिया की कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, रिसर्च फेलो 10 में से 3 इंडियन है। ब्रेन और मैन पावर की यहाँ कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी जो मोदी जी ने स्टार्टअप के माध्यम से दिया। आज देश की कोई युवा स्टार्टअप करे, कोई नया रिसर्च करे, नया रिसर्च करके उसको पेटेंट करना है तो पहले पेटेंट करने के लिए 3-4 साल लग जाता था, तब यही रिसर्च दुनिया में कोई ना कोई कंट्री में रजिस्टर हो जाता था। लेकिन अभी पेटेंट सरल हो, मैक्सिमम 2 साल में पेटेंट हो जाए, और पेटेंट के लिए खर्च की आवश्यकता होती है। और कोई युवा लड़का पढ़ते पढ़ते कोई पेटेंट करना चाहे, उसके पास खर्च की व्यवस्था ना हो, भारत सरकार 50% पैसा अपने बजट से देंगे, ये भी डिसीजन किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बढ़ावा दें? भाषण से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो लोग आज किसान के बारे में बोलते हैं, या तो किसान के लिए जो मोदी जी ने किया है, सम्मानवाचक शब्द से बात शुरू होती है। किसान सम्मान निधि है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान लेबर नहीं है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान देश की आन बान और शान है। एक किसान को सम्मानित करने के लिए उसके अकाउंट में छोटा किसान हो, अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स उसको खरीदना हो तो सुविधा रहे, इसलिए 3 किस्में 6,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में डाला जा रहा है और अगले दिनों में वो वैसे ही चालू रहेंगे। MSP से प्रोक्योरमेंट होना, वो भी अगले दिनों में बढ़ाना है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों को ऋण देना, उसमें 10% की बढ़ोतरी की है। मछुआरे को भी किसान मानना, उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड देना। एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालक है, उसको भी किसान मानना और उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड देना छोटी बात नहीं है। और हमारे छोटे मोटे सब किसान भाई हैं, वो तो किसान है ही, उसको भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण मिले, ज़्यादा ऋण मिले, उसकी भी उपलब्धता कराई है। कुल मिला के हमारी सरकार की सोच है कि व्यक्ति के जेब में पैसा आए, व्यक्ति मेहनत करना चाहे, काम करना चाहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो। इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले दिनों में
अभी जो मूडीज़ ने अपना असेसमेंट किया 11% अगले साल में हिंदुस्तान का ग्रोथ होना है, जीडीपी ग्रोथ होना है, छोटी बात नहीं है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से हमने सरकारी खर्च को कम किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दिया और गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से देश में काम की गति बढ़ी है, स्पीड से लोगों का काम हो रहा है, इश्यू सॉल्व हो रहा है। अपने रेगुलरली जो वर्क सरकार के साथ होता है, किसी को रेशन कार्ड कढ़ाना है, किसी को बिल अपना बिजली का बिल भरना है, या तो सरकार को टैक्स भरना है, जो भी छोटा मोटा काम होता है जो डे टू डे होता है उसमें सरलता रहे, उसके लिए जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से कई इनिशिएटिव लिया गया है वो दुनिया में सराहनीय है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का क्रम है वो भी बहुत नीचे जा रहा है। आज पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 एबोव पोजीशन पर थे, आज कम होके 63 पोजीशन पर आ गए हैं। अगले दिनों में और भी हम इस पोजीशन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से नीचे लाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी वी डेवलप टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, हम वेसल्स की डिजाइन ऐसी बनाए जो यही स्ट्रक्चर में चल जाए। तो ये 2-3 काम हमने एक्सपर्ट लोगों को दिया है। मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ कि आज के दिन में बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। 1 मीटर ड्राफ्ट में भी 50 टन कार्गो लेके चलने वाले, 100 टन कार्गो लेके चलने वाले वेसल्स उपलब्ध हो गए हैं। तो ऐसे वेसल्स जिसमें आपको हाइट भी ज़्यादा नहीं चाहिए और लो स्ट्रक्चर हो तो भी चल जाए, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। Sir, you spoke about generic medicine, but the major hurdle in generic medicine, I believe, is prescribing. So, is there any way you make it mandatory so that at least in the government hospital it is prescribed? आज के दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंडियन मेडिकल काउंसिल के माध्यम से एक सभी को लेटर दिया है, एडवाइजरी जारी की है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखो। और जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुका हूँ। मैंने कई बार कहा, कई एमपी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। तो मैं बताता हूँ कि एक ग्लास वाटर है, पानी है, और आप घर से मुझे दिया, कोई खर्च नहीं लगा, लेकिन आपने उसको बिस्लरी में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज़। आपने उसको एक्वाफिना में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 25 रुपीज़। वाटर वाटर है। वैसे भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि मेडिसिन की जो ट्रिप है उसके पर ब्रांडेड नेम बड़ा लिखने के अलावा शॉर्ट नेम बड़ा लिखो, जेनरिक नेम बड़ा लिखो। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल का ब्रांड नेम होता है कालपोल, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम, अंदर तो पैरासीटामोल ही है। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर पैरासीटामोल लिखो, बड़ा नाम पैरासीटामोल लिखो। हमारी तो कठिनाई ये है, पिछले दिनों में मैं कोई ये विषय में नहीं जाना चाहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बताना मेरा काम है। लेकिन आज अमेरिका में जाके देखो, वहाँ के लोग 4 टैबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट होती है। सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, तो उसमें से इंडिया में बनी हुई 1 टैबलेट इंडिया में बनी हुई होती है। दुनिया हमारी जेनरिक मेडिसिन खाते हैं और हम ये उसको ब्रांड के नाम से लोगों को बेचते हैं और लोगों के जेब से पैसा जाता है। तो कैसे कम हो? देश में 7,500 जन औषधि स्टोर के माध्यम से पर डे 25 लाख लोग मेडिसिन लेने के लिए जन औषधि स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है। क्या है तो डायबिटिक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, कार्डियक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, आपको कैंसर है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, बीपी है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए। तो ये सब के लिए परमानेंट मेडिसिन चाहिए और महीने में उसका खर्च लग जाता है 400, 500, 1000, जैसा जैसा कोई कार्डियक पेशेंट है तो 2-3 हज़ार। आप जन औषधि स्टोर पर जाओ, एक माइंडसेट से निकाल दो कि सरकार के स्टोर होने से मेडिसिन की क्वालिटी कैसी होगी।
तो मैं आपको बता दूं कि जन औषधि स्टोर है और सारे देश में है, तो कई स्टेट में तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मोदी जी का फोटो है तो उसको इरिटेशन होता है, तो तुरंत ही अपने ड्रग्स इंस्पेक्टर को वहां भेजते हैं, जाओ भाई सैंपल लेके आओ, क्वालिटी चेक करो। बार बार क्वालिटी चेक होती है, लेकिन मैंने सिस्टम ऐसी बनाई है, क्वालिटी मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन। अफोर्डेबल कितनी? मैक्सिमम 50%, मिनिमम 10%, 20%। मतलब 10 रुपीज की टैबलेट है, यहाँ जन औषधि स्टोर पर आपको 2 रुपीज में मिलेगी। मैक्सिमम कोई ऐसी मेडिसिन है तो 5 रुपीज में, 5 से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 50%, मिनिमम 10, 20, 30, 10 से 50 के बीच में लो प्राइस में जन औषधि स्टोर मिल रहा है। मैं आज से 3 साल पहले एक जन औषधि स्टोर का हॉस्पिटल को इंडियन मेडिकल काउंसिल के माध्यम से एक सभी को लेटर दिया है, एडवाइजरी जारी की है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखो। और जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुका हूँ। मैंने कई बार कहा, कई एमपी क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। तो मैं बताता हूँ कि एक ग्लास वाटर है, पानी है, और आप घर से मुझे दिया, कोई खर्च नहीं लगा, लेकिन आपने उसको बिस्लरी में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज। आपने उसको एक्वाफिना में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 25 रुपीज। वाटर वाटर है। वैसे भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि मेडिसिन की जो ट्रिप है उसके पर ब्रांडेड नेम बड़ा लिखने के अलावा शॉर्ट नेम बड़ा लिखो, जेनरिक नेम बड़ा लिखो। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का ब्रांड नेम होता है कालपोल, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम, अंदर तो पैरासीटामोल ही है। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर पैरासीटामोल लिखो, बड़ा नाम पैरासीटामोल लिखो। हमारी तो कठिनाई ये है, पिछले दिनों में मैं कोई ये विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, तो पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बताना मेरा काम है। लेकिन आज अमेरिका में जाके देखो, वहां के लोग 4 टैबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट होती है। सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, तो उसमें से इंडिया में बनी हुई 1 टैबलेट इंडिया में बनी हुई होती है। दुनिया हमारी जेनरिक मेडिसिन खाते हैं और हम ये उसको ब्रांड के नाम से लोगों को बेचते हैं और लोगों के जेब से पैसा जाता है। तो कैसे कम हो? देश में 7,500 जन औषधि स्टोर के माध्यम से पर डे 25 लाख लोग मेडिसिन लेने के लिए जन औषधि स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है। क्या है कि डायबिटिक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, कार्डियक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, आपको कैंसर है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए,